हेलो माय डियर ब्लू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स और माय सेल्फ उमाशंकर गोस्वामी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। और ये भी कह सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत सारे एंगल से महत्वपूर्ण है, जिसका महत्वपूर्ण रीजन ये है कि अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी आपके लिए भी फायदेमंद होगा और आप भी इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके अपने स्वास्थ्य में सुधार रख सकते हैं। जैसा कि इसका नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य। जनन का मतलब क्या हो गया? जनन से संबंधित आप देखो, परिभाषा आपको जनरली बताई गई है कि अपने समान जीवधारियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। और उससे संबंधित स्वास्थ्य, जैसे हमको खांसी आ रहा है, हमको बुखार आ रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, हमारे शरीर पे दाने पड़ रहे हैं, हमको फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो ये सब सामान्य स्वास्थ्य की श्रेणी में आ गया। किसकी श्रेणी में आ गया? सामान्य स्वास्थ्य की श्रेणी में आ गया। और जनन स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इससे थोड़ा हटकर है। इसमें क्या है कि जनन से संबंधित स्वास्थ्य, जनन से संबंधित स्वास्थ्य या फिर इस प्रकार के स्वास्थ्य में जनन से रिप्रोडक्शन से संबंधित हेल्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जनन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति से तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से और कई सारी प्रक्रियाओं से वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करे, उसे हम स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। और यदि वो जननांग के रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम उसे बोलेंगे उसका जनन स्वास्थ्य सही नहीं है। सबसे पहली बात क्या करें, जनन स्वास्थ्य है क्या ये जानते हैं। सामान्य रूप से जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, ये देखिए, सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग से, सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग से। जननांग मतलब क्या हो गया? जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन अंग, एक क्या होता है? मादा जनन अंग। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग जब सुचारू रूप से कार्य करेंगे, दोनों के ये जननांग यदि सुचारू रूप से कार्य करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो जनन स्वास्थ्य है वो सही है, इसका जो जनन स्वास्थ्य है वो सही है। ये जननांगों के रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है। और यदि ये सही व सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं कि भैया आपका जनन स्वास्थ्य सही नहीं है। जननांग से होता, परंतु व्यापक रूप में इसे जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू भी जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, यहां अनुसार स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य, जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के समस्त स्वस्थ विषयों के योग से है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक पहलू शामिल हैं। मतलब जनन स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से जनन की ही बात की जाएगी। उसमें आपका शारीरिक, जैसे आपके जो जननांग है, मान लीजिए आपको एड्स हो गया या कुछ भी हो गया, जनन से संबंधित सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, वो तो शारीरिक हो गया। भावनात्मक, यदि आपको एड्स हो गया तो आप अपने आप को, लोगों के अंदर एक भावना विकसित हो जाती है, अगर एड्स जैसी बीमारियां हो या कैंसर जैसी बीमारियां हो, कि अब तो मुझे मर ही जाना है, वो व्यक्ति स्वयं से कुंठित महसूस करेगा। व्यवहारिक, उसके व्यवहार में कोई ना कोई चेंज आएगा। जैसे पागल लोगों को आपने देखा होगा कि उनका व्यवहार लोगों के साथ अभद्र होता है, गालियां देते हैं, लोगों से अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उसका व्यवहारिक स्वास्थ्य सही नहीं है। सामाजिक पहलू भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो बात हमको बताई क्लियरली, वो बताई किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जनन स्वास्थ्य ने बताई। अच्छा, ये तो इसने परिभाषा दी किसकी? जनन स्वास्थ्य की, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ये एक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में सभी प्रकार के स्वस्थता के बारे में, लोगों के स्वस्थता के बारे में चिंतन करती है, जो रोग है उनका निदान करने के तरीके ढूंढती है,
दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, मतलब एक तरीके की संस्था है वर्ल्ड लेवल पर काम करने वाली, जो सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, उनके लिए नए नए कार्यक्रमों को लागू करती है ताकि लोगों के स्वास्थ्य में बेहतर से बेहतर सुधार या काम किया जा सके। ठीक है, कोई भी समाज भाव जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तभी कहलाएगा जब इसके सदस्यों की संपूर्ण जनन प्रक्रिया, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक व व्यवहारिक रूप से सामान्य हो। यदि समाज में रहने वाले व्यक्ति की संपूर्ण जो जननिक प्रक्रिया है, शारीरिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे व्यवहारिक हो, वो जब सब सामान्य रूप में होगी, तब हम कह सकते हैं कि जो समाज है वो स्वस्थ समाज है। कहीं ना कहीं हम और आप भी दोनों लोग समाज का हिस्सा हैं, तो तब ये कहा जा सकता है कि ये स्वस्थ समाज है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए समाज का जागरूक होना अति आवश्यक है। जागरूक होना अति आवश्यक क्या है? यदि आपको पता नहीं है कि जनन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हमें कब और कैसे हो सकती हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको पता ही नहीं कि एड्स से कैसे बचा जाना चाहिए। जब आप सेक्स करें तो उस दौरान आपको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको यही नहीं पता कंडोम क्या है, इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो फिर पक्का है आपको एड्स होगा। जागरूकता की बात, एक मैं सिर्फ जागरूकता की बात कर रहा हूं, ठीक। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो इन रोगों के शिकार होंगे। वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस जागरूकता उत्पन्न करने में सिर्फ एक ही जागरूकता नहीं उत्पन्न करना है, जनन स्वास्थ्य की जागरूकता को उत्पन्न नहीं करना है, शारीरिक स्वास्थ्य मतलब जितनी भी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उन सभी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये दोनों आपको याद रखना है, एक तो 7 अप्रैल आपको याद रखना है और दूसरा आपको क्या याद रखना है, 11 जुलाई याद रखना है। 7 अप्रैल और 11 जुलाई दोनों को याद रखने का सबसे मेन तात्पर्य यही है कि इस दिन तो क्या मनाया जाता है, WHO डे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, यानी जनसंख्या दिवस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो ये एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम, उसमें एक आध क्वेश्चन बना दिए कि निम्न में से किस दिन मनाया जाता है जनसंख्या दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि अभी जो पैटर्न है आपके बायोलॉजी का वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो रहा है। अभी हाल ही में पूछा गया था, इस बार का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, कुकरैल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, अब इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कुकरैल के बारे में जानते हैं? मुझे लगता है बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुकरैल क्या है? ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। चार ऑप्शन गया था, और लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन बना बना के वो थोड़ा आपके जो लेवल है उसको स्टैंडर्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी उसी के अनुसार अपनी तैयारी को करिए ताकि आप भी बेहतर ढंग से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सके। देखो फिर क्या है, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां, इससे जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हुई और उनके लिए जो कार्यनीतियां बनाई गई उनका निदान करने के लिए, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मनुष्य समाज के जनन स्वास्थ्य का निर्धारण एवं भावी जनसंख्या के युवा व्यक्तियों के परिणाम स्वास्थ्य तथा खुशहाली से होता है। यदि समाज में स्वस्थ लोगों की समाज में किसी स्वस्थ व्यक्तियों की जनसंख्या का आकलन करना है तो सबसे पहले युवा व्यक्तियों पर आपका ध्यान होना चाहिए। और युवा व्यक्तियों का स्वस्थ एवं खुशहाल होना ही समाज का खुशहाल एवं स्वस्थ होना माना गया है। समाज के इस वर्ग का जो नेतृत्व है, यानी युवा वर्ग का नेतृत्व केवल 12 से 25 वर्ष के व्यक्ति करते हैं। इस वर्ग की मुख्य जनसंख्या विकासशील देशों में मिलती है। भारत भी एक विकासशील देश है जो कि युवा व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से अग्रणी देश है। मतलब बहुत ज्यादा युवा हैं अपने यहाँ, 35 करोड़ लगभग 35 करोड़ यंग ब्लड बेरोजगार हैं अपने इंडिया में।
आगे क्या कह रहा है कि भारत के युवा व्यक्तियों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण क्या हैं। देखो, यौनारंभ के पर बच्चों में जनन क्षमता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास आरंभ होता है। जब यौनारंभ प्रारंभ होता है यानी प्यूबर्टी, अगर मैं बात करूं तो पुरुषों में 11 से लेकर, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो 11 से लेकर 13 साल, अगर बॉयज की बात करूं तो 12 से लेकर 13 साल। ये क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं यौनारंभ के प्रारंभ के समय है। कुछ स्थानों पर यौनारंभ पूर्व से ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। कारण क्या है कि इससे पहले ही, जब उनमें मैच्योरिटी नहीं आई, उससे पहले ही उनका विवाह कर दिया गया, जिससे क्या होता है कि बालिका पूर्ण रूप से गर्भधारण के लिए तैयार नहीं होती। कम उम्र में शादी कर दी जाएगी तो क्या वो बालिका पूर्ण रूप से गर्भधारण करने के लिए तैयार होगी? नहीं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? शरीर का विकास रुक जाएगा। सबसे पहला क्या है? शरीर का विकास रुक जाएगा। दूसरा क्या है? गर्भधारण के पश्चात पर्याप्त पोषण व उचित देखभाल के अभाव में माता एवं शिशु की मृत्यु दर का अधिक हो जाना। यदि गर्भधारण के पश्चात उसकी माता और उसके शिशु का उचित देखभाल नहीं किया गया तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का जो अनुपात है वो बढ़ने लगेगा। आगे क्या कहता है कि शिक्षा व जागरूकता के अभाव में जननांगों की अस्वच्छता तथा अस्वस्थता से अनेक यौन जनित रोग होते हैं। जैसे मैं यहां से इस पॉइंट को काफी डिटेल में आपको समझाऊंगा। शिक्षा मतलब जानकारी नहीं है, यदि आप जागरूक नहीं है। दूसरा, जागरूकता के अभाव में जननांगों को जैसे मतलब पीरियड्स के टाइम पर पैड का इस्तेमाल ना करना, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करना, ये अस्वच्छता का प्रतीक है। और इन सबसे बहुत सारे इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं, किसी भी फीमेल गर्ल्स को। तो अगर इन चीजों का अभाव है तो उसे सेक्सुअल डिजीज होना सकता है। दूसरा क्या है? कम उम्र में बार बार संतान उत्पन्न करना। यदि किसी की एज, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो गई, उसके बाद बार बार वो संतान उत्पन्न करने मतलब जन्म देने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होगा कि उसका जो मानसिक जननिक स्वास्थ्य वो सही नहीं रह पाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि परिवार नियोजन की विधियों की जानकारी के अभाव में जनसंख्या का बढ़ना। यदि आपको ये नहीं पता है कि कब कंडोम का इस्तेमाल करना है, कब गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना है, तो आपकी जनसंख्या हमारे दो वाले सिद्धांत पर नहीं चलेगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और इसका परिणाम ही है कि हम लोग आज चीन को पीछे करके जनसंख्या में सबसे आगे आ चुके हैं। जिसका मुख्य कारण क्या है कि भारत में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या को कहीं ना कहीं परिवार नियोजन की विधियों और तरीकों की संपूर्ण जानकारी नहीं है। वो इसके बाद क्या है देखते हैं। भारत सरकार ने सन 1951 में एक योजना लागू की जिसको परिवार नियोजन बोलते हैं। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेट पूछता है। परिवार नियोजन कब लागू किया गया? सन 1951 में नामक जनन स्वास्थ्य का राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की गई। ये एक राष्ट्रीय कार्य योजना थी। इन कार्यक्रमों का पिछले दशकों में समय समय पर मूल्यांकन भी किया गया और लगातार ये देखा जाता रहा कि क्या ये कार्यक्रम प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, क्या लोग इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं अथवा नहीं। सन 1997 में 1997 में भारत देश में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसे बोलते हैं जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जनन RCH, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? RCH। और इसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, एक कार्यक्रम तो ये शुरू किया गया और दूसरा आपका क्या शुरू किया गया? FP होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग।
फैमिली प्लानिंग। क्या बोलते हैं इसको? फैमिली प्लानिंग। तो कभी कभी क्या करता है कि इसका टाइमिंग पूछ सकता है आपको कि 1951 में, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कर रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि कब शुरुआत की गई। अब ये जो दूसरी योजना थी, इसको पहले तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता था, आरसीएच के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण यानी फैमिली वेलफेयर नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण। आगे देखिए क्या है कि आरसीएच कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या क्या थे या क्या क्या हैं। जनन संबंधी विषयों की जानकारी, सभी व्यक्तियों को जनन संबंधी विषयों की संपूर्ण जानकारी प्रदान करना इसका प्रारंभिक लक्ष्य था, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को जनन संबंधी विषयों की जानकारी नहीं होगी तो वो जनसंख्या की वृद्धि में अपना योगदान देगा और कहीं ना कहीं वो जननांग या फिर उसका जनन स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से सही नहीं रहेगा। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन मुद्रित सामग्री, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री के माध्यम द्वारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति समाज में निरंतर जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी हो संगठन, चाहे सरकारी संगठन हो चाहे कोई गैर सरकारी संस्था हो, मुद्रित यानी अखबारों में आप देखते होंगे, होल्डिंग्स लगे हुए देखते होंगे, टीवी पर प्रचार आता है एड्स से सुरक्षा, कंडोम का इस्तेमाल करें। तो इन सब के द्वारा संबंधी विषयों के द्वारा समाज में निरंतर जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। टीवी हो, चाहे होल्डिंग्स लगाना हो, चाहे पेपर्स में छापना हो या दीवारों पर कहीं भी पेंटिंग्स कर देना हो। इसका पहली महत्वपूर्ण चीज ये थी। और दूसरी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जिसे मैं मानूंगा, यौन शिक्षा। विद्यालयों में यौन संबंधी सही ज्ञान देने के लिए युवा वर्ग को उचित यौन शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब सबसे महत्वपूर्ण जिसे मैं मानता हूं वो है विद्यालयों में यौन शिक्षा देना। उन्हें बिना किसी शर्म और झिझक के जो भी टीचर्स हों या जो भी लोग हों, वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्हें बेहतर जानकारी प्रदान करें, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। यदि उन्हें सही जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो इस रोग का शिकार होंगे। युवा वर्ग को उचित यौन शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, इसके अंतर्गत छात्रों को जनन अंगों, सहायक जनन अंगों, गौण लैंगिक अंगों तथा यौनारंभ पर होने वाले शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल चेंज, जैसे स्तन का विकास हो गया, नितंबों का विकास हो गया, सुरक्षित यौन संबंध तथा इनसे संबंधी रोगों से अवगत कराया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यौन शिक्षा। मतलब उन्हें संपूर्ण चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि यही वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो इस जानकारी को बेहतर तरीके से गेन कर सकते हैं, और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्या था? यौन शिक्षा। आगे क्या कहता है कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव एवं शिशु पालन संबंधी ज्ञान। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव के बारे में और शिशु पालन संबंधी ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, वरना मात्र शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर या फिर शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होना संपूर्ण और स्वाभाविक है। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय तथा प्रसव के बाद पौष्टिक आहार, प्रसव के समय या प्रसव के बाद पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव, शिशु को सदैव देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान महत्व की पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य सेवकों के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे आशा, वर्तमान में हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में भी कोई आशा वर्कर्स होंगी। इनका काम है, इनका काम सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और महिलाओं को संपूर्ण प्रसव के बारे में जानकारी दीजिए, उनके सुरक्षित प्रसव के लिए उन्हें सलाह दीजिए। उसके बाद शिशु की देखभाल कैसे करें, अपनी देखभाल कैसे करें, इन सभी, और शिशु को दुग्धपान कराना भी महत्वपूर्ण है 6 महीने तक। तो इन सभी की जानकारी देने का काम स्वास्थ्य सेवकों का है। ठीक है। उसके बाद क्या? टीकाकरण है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहेगा।
गर्भवती महिलाओं, कह रहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं, चाहे वो गर्भवती महिला हो और चाहे जन्म लेने के बाद भी जो बच्चा छोटा होता है उसको वैक्सीनेशन कराया जाता है लगभग 1-2 साल तक, ताकि कभी पोलियो का वैक्सीन, कभी टीबी का वैक्सीन, कभी रुबेला का वैक्सीन, ये सारी चीज़ें दिलाई जाती हैं ताकि उसकी बॉडी को इम्यूनाइज किया जा सके और भविष्य में यदि वह वायरस या बैक्टीरिया उसको इफेक्ट करने का प्रयास करे तो वो उसमें सफल ना हो। इसके लिए भी जानकारी उपलब्ध कराता है। इससे तपेदिक, हेपेटाइटिस, टिटनस, काली खांसी जैसे रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है। इन सभी रोगों से बचाने के लिए ही ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। अगला देखो क्या है कि गर्भनिरोधक विधियों का ज्ञान, सबसे और महत्वपूर्ण सबसे क्या है कि गर्भनिरोधक विधियों का ज्ञान हो। उन्हें यह पता हो कि किस प्रकार से गर्भनिरोधक गर्भ को मतलब अनचाहे गर्भ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां, जैसे कंडोम, सबसे महत्वपूर्ण तो कंडोम ही है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो यह गर्भ निरोधक की तरह काम करेगा, दूसरा आपको संपूर्ण जनन स्वास्थ्य, संपूर्ण यौन संबंधी रोगों से बचाएगा। गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, गर्भपात आदि से अवगत कराना। गर्भ निरोधक गोलियों में आपका क्या हो गया, मालाडी, इस समय जो सबसे चल रहा है अनवांटेड, मालाडी और अनवांटेड, ये 2 फेवरेटली चल रहा है। अब एक और चीज इसको महत्वपूर्ण रूप से बताई जानी चाहिए, जैसे छोटा परिवार, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम द्वारा एक स्वस्थ एवं सफल समाज के लिए, स्वस्थ एवं सफल समाज के लिए नियंत्रित जनन, कम संतान और समाज में लिंगानुपात स्थिर रखने वाला 3 चीजें। पहली तो नियंत्रित जनन करके कम संतानों की उत्पत्ति की जाए और समाज में लिंगानुपात यानी मेल और फीमेल का जो अनुपात है उससे स्थिर रखा जाए, बढ़े ना। जैसे कि पुरुषों की संख्या बढ़ गई, कहीं महिलाओं की संख्या घट गई, कहीं महिलाओं की बढ़ गई, पुरुषों की संख्या घट गई, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस पर एक महत्वपूर्ण जोर या फिर बहुत विशेष काम करने की आवश्यकता है। आगे क्या कहता है कि मादा भ्रूण हत्या, लड़कियों की जो हत्या, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या का ही परिणाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए उल्ब वेधन जिसको बोलते हैं एमिनोसेंटेसिस द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसका उल्लंघन करने वाले को दंड का भी प्रावधान किया गया है। मैं बता ही देता हूं आपको ये उल्बेधन है क्या। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं उल्बेधन, एमिनोसेंटेसिस। अगली बार यूपी और बिहार दोनों में मुझे लगता है बायोलॉजी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। इससे क्या करते हैं कि गर्भ के अंदर से एक बड़ी सी सुई से एमनियोटिक द्रव्य निकालते हैं और उस एमनियोटिक द्रव्य में विकासशील कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं और जो कोशिकाएं उसमें विकसित कर रही हैं उन पर काम करके जब अध्ययन करते हैं तो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। 44 प्लस XX है कि 44 प्लस XY है। अगर ये है तो फीमेल और ये है तो मेल। तो इसके द्वारा अध्ययन करके वो ये बता देते थे कि जो भ्रूण है वो कन्या है या फिर लड़का, मतलब लड़की है और या लड़का है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि इस पे प्रतिबंध लगा दिया और यदि इसका उल्लंघन करेंगे तो उनका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। बहुत कड़ाई से पालन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं। आप जब MBBS डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं हॉस्पिटल में या फिर जहाँ वो बैठते हैं तो वहाँ पर लाल कलर से साफ साफ लिखा होता है कि यहाँ पर भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं होता है। तो यही क्या है, एमिनोसेंटेसिस। अब आगे का टॉपिक क्या है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है। वर्तमान में अगर आप देखें
तो हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा, चीन को भी पीछे करके एक पर आ गए हम लोग। मानव के समाज का विकास इस पृथ्वी पर लाखों साल पहले हो गया था। यद्यपि मानव की जनसंख्या का सही आरेख का अनुमान लगाना कठिन है, परंतु ऐसा माना जाता है कि मानव की जनसंख्या 8000 साल पहले, मानव की जनसंख्या लगभग कितने पहले, 8000 साल पहले लगभग कुल 50 लाख थी, केवल 50 ही लाख थे 8000 साल पहले। तथा सन 1 ईसा के समय मानव की आबादी 25 करोड़ थी, जो सन 1600 के अंत तक लगभग बढ़कर कितनी हो गई, 50 करोड़। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में जनन स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति, भोजन की पर्याप्तता, औद्योगिक विकास के कारण आबादी में तेजी से वृद्धि हुई, जो कि आज मानव जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। फिर क्या कह रहा है कि परिणाम स्वरूप सन 1800 तक जनसंख्या 100 करोड़ के आंकड़े को छू गई। 1800 तक क्या हुआ, 100 करोड़ का आंकड़ा इसने टच किया, और 20वीं शताब्दी के अंत तक विश्व में मानव की आबादी 600 करोड़ से अधिक हो गई। अर्थात मात्र 25 वर्ष में ही आबादी 200 करोड़ पार कर गई। केवल 25 वर्षों में कितने करोड़ को पार कर गई, 200 करोड़। रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या 45% की वृद्धि दर से 930 करोड़, कितनी, 930 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस प्रकार आबादी में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तीव्र गति से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक चार्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। विश्व की आबादी कब और कितनी थी, अगर आप 1600 की बात करें, 200 का अंतर आ रहा है सबके बीच में, ठीक, 50 करोड़, जस्ट दो गुना कितना हो गया, 100 करोड़। 1600 में लगभग कितना था, 50 करोड़, और लगभग 200 साल बाद 1800 में जो जनसंख्या थी वो 50 से सीधा 100 करोड़ हो गई। 1980 में 200 करोड़, जस्ट दोगुना होती जा रही है। 1965 में 1350 करोड़, 1976 में 400 करोड़ हो गई, 1990 में 500 करोड़ हो गई, सन 2000 में 640 करोड़ या 6.10 अरब हो गई, और सन 2018 में 7.6 अरब हो गई। वर्तमान में बताइए कितना है लगभग, अगर भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या वर्तमान में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है 150 करोड़ के पास होगी, और विश्व की जो जनसंख्या है लगभग 8 या 9 अरब के आसपास होगी। तो ये जो वृद्धि होती जा रही है, देखो बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं आया है सालों में, 2-2 साल का अंतर, 1-1 साल का अंतर है इन दोनों के बीच में। 1600 के बीच में 200 साल का अंतर दिखाई दे रहा है, 1890 और 1980 में 180 साल का अंतर दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में केवल 180 साल का अंतर दिखाई दे रहा है। 65, और इनमें देखो बहुत कम अंतर पे क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से जस्ट दोगुना होती चली जा रही है। पहले 50 करोड़ थी, सीधे दोगुना 100 करोड़ हो गई, सीधे दोगुना 200 करोड़ हो गई, और 200 करोड़ से सीधा 1980 से 1965, इसको 1880 होना चाहिए था, मुझे लगा शायद इसको 1880 होना चाहिए, 1965, 1976, 1990, हाँ 1880 होना चाहिए था। तो देखिए 200 करोड़ से सीधा 1350 करोड़ हो गई। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, यानी 1880 से 1965 के बीच में 200 करोड़ से सीधे हम 1350 करोड़ की तरफ पहुँच गए। आगे अगर आप देखेंगे 1350 करोड़, उसके बाद क्या हुआ कि 400 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया, फिर 500 करोड़, फिर 640 करोड़ हो गए, फिर 7.6 अरब।
तो ये जो एक वृद्धि थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। आगे देखिए क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का मात्र 2.4% है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा तो रूस है हमारा, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जनसंख्या का लगभग 17% भाग भारत में निवास करता है, केवल 17%। आबादी कितनी है, क्षेत्रफल कितना है 2.4%, और जनसंख्या कितनी है विश्व की 17%। जनसंख्या के आधार पर चीन प्रथम था, भारत दूसरे स्थान पर। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में मानव आबादी की अभूतपूर्व वृद्धि हुई तथा 20 वर्षों में लगभग 6.4% की दर से 6.4% की दर से हमारी जनसंख्या बढ़ी। 6.4 की दर से भारत की जनसंख्या 25 करोड़ से अधिक हुई, परंतु अगले 300 वर्षों में यह वृद्धि 19.2% की दर से बढ़कर कितनी हो गई, 36 करोड़। बढ़ती ही जा रही है जनसंख्या। स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या की स्थिति अधिक विकराल हो गई और सन 2001 के आंकड़ों के अनुसार आबादी 100 करोड़ से अधिक हो गई, और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 61 बच्चों का जन्म होता है, प्रति मिनट 61 बच्चों का जन्म होता है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या 2011 में 1.8% की वृद्धि के दर से 121 करोड़ हो गई। ये चार्ट देखिए भारत की जनसंख्या का। 1901 में 23 करोड़ 80 लाख, 11 में 25 करोड़ 20 लाख, 1921 में 125 करोड़ 13 लाख, 1931 में 27 करोड़ 90 लाख, 1941 में 31 करोड़ 90 लाख, 1951 में 36 करोड़ 10 लाख, 1961 में 43 करोड़ 90 लाख, 1971 में 54 करोड़ 80 लाख, 1981 में 68 करोड़ 40 लाख, 1991 में 84 करोड़ 40 लाख, 2001 में 102 करोड़ 70 लाख, 2011 में 121 करोड़ या फिर 1.21 अरब, और सन 2016 में लगभग 1.324 अरब, 132 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया। तो ये एक डाटा है, आपको याद रखना हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लिया जाए कि निम्न समय में भारत की जनसंख्या कितनी थी। सो इस डाटे को आप एक बार रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि कब हमारे देश की जो जनसंख्या थी कितनी बढ़ी, कितनी घटी, क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिवली पूछ लिया जाए कि क्या है या फिर कैसे है। तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।